Hello everyone, I'm Dr. Kiran Mawai, your chemistry teacher. So in today's session we will discuss about the variation of various conductivity with dilution. अब तक हमने कौन सी कंडक्टिविटीज पढ़ी है? मेन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो इनके जो वेरिएशन है डाइल्यूशन पे, उसको स्टडी करने से पहले एक बार इसे देख लेते हैं. देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? कप्पा है ना, कप्पा. तो कहां से आ रहा है? R इज इक्वल टू रो L बाई ए. जब आपने लेंथ कितनी ली कंडक्टर की? 1 सेंटीमीटर. एरिया कितना लिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपका R क्या हो गया? रो के बराबर. दैट इज रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके. अब कंडक्टिविटी क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. दैट इज इफ यू हैव अ कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या सिंपल एरिया कितना इलेक्ट्रोड्स का? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को आप कप्पा बोलते हैं. इसमें सॉल्यूशन जो फिल है उसकी कंडक्टिविटी को क्या बोलोगे? कप्पा. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. तो यहाँ ध्यान देने की क्या बात है? देखो, एरिया कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेंथ कितनी? 1 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, अगर यूनिट वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, उसकी कंडक्टिविटी को आप कप्पा बोलते हो. ध्यान रखना बेटा, यूनिट वॉल्यूम. अब आपने क्या किया? यहाँ तक क्लियर है. अब आपने इसमें डाइल्यूशन किया. डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है? कि आपने एक सपोज इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है. मैं जस्ट बीच वाला पोर्शन बना रही हूँ. ये आपने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है. इसके अंदर क्या है? आयंस. पढ़ा था हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएट ना हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए. तो सपोज अभी हम मान रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% डिसोसिएट हो गया है. ओके. तो अब मैंने इसका यूनिट वॉल्यूम लिया. इसका कुछ वॉल्यूम है V. ये 3 डायमेंशनल है. इसका अगर मैं यूनिट वॉल्यूम लूं, इतना वॉल्यूम, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है कप्पा K. दिस इज अ होल वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम की है K. अब मैंने इसमें क्या किया? इसमें मैंने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया. कंसंट्रेशन को क्या कर दिया बेटा? डिक्रीज. कैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट तो सेम रहेगा, उसमें वाटर या जो भी सॉल्वेंट यूज किया उसे इंक्रीज कर दो. अब कंसंट्रेशन क्या हो गई है? डिक्रीज. यानी कि आपने क्या किया है बेटा? डाइल्यूशन किया है. इसे बोलते हैं डाइल्यूशन. तो देखो, ये आयंस पहले यहाँ थे, अब ये आयंस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस टाइप से. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में सपोज इनिशियली आपके थे 15 आयंस. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में सपोज आपके कितने आयंस थे? 15 आयंस. उनकी वजह से जो कंडक्टेंस थी, आप उन्हें क्या बोलते थे? कंडक्टिविटी बोलते थे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. अब आपने जब डाइल्यूशन किया तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आयंस का. अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में आफ्टर डाइल्यूशन सपोज आपके कितने आयंस आ गए? अब मान लो आपके पास बचे हैं 7 आयंस. आपने इंक्रीज कर दिया डाइल्यूशन. अब जो आपके पास कंडक्टिविटी आएगी, कंडक्टेंस आएगी, वो किसकी वजह से होगी? ड्यू टू 7 आयंस. अब मुझे बताइए, कंडक्टेंस तो डायरेक्टली डिपेंड करती है आयंस पे. 15 आयंस ज्यादा कंडक्ट करेंगे कि 7 आयंस ज्यादा कंडक्ट करेंगे? बोलिए. 15 की कंडक्टिविटी ज्यादा है. तो ध्यान रखना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे क्या असर होगा? विद डाइल्यूशन. तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन. डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन. क्यों डिक्रीज हो जाती है बच्चे? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिक्रीजेस. बस इतना आंसर लिखना है, ये समझाने के लिए. समझ में आया बच्चे? ठीक है, नोट डाउन कर लो. अब बाकी कंडक्टिविटी भी क्या असर पड़ेगा? देखिए, ध्यान से देखिए.
बाकी कंडक्टिविटीज कौन सी है? मोलर कंडक्टिविटी है ना, मुझे इरेज नहीं करना था। चलिए, दूसरी है आपके पास मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं, सेम ही है। ओके, आपके पास एक सोल्यूशन था सेम। अब आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली यूनिट वॉल्यूम लिया, यूनिट वॉल्यूम की जो आपके पास कंडक्टिविटी आई, कंडक्टेंस आई, उसने आपको क्या नाम दे दिया? कप्पा नाम दिया। आप इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में लिया है? 3 वॉल्यूम में। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है वो K है, तो 20 सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी? K इंटू V। बस ये वॉल्यूम कौन सा है? दिस इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, बस इतना याद रखना। और लैम्डा इज इक्वल टू K इंटू V। ये वॉल्यूम क्या है? हैविंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब आपने क्या किया? सपोज ये वॉल्यूम था 100, अब आपने इसमें डाइल्यूशन कर दिया और टोटल वॉल्यूम सपोज हो गया 200, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। कप्पा डिक्रीज हो गया है, K डिक्रीज हुआ, अपोजिंग है दोनों कि K आपका डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज। तो लैम्डा एन या लैम्डा ई क्यू पे क्या असर होगा? देखो बेटा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल जो आपकी मोलर एंड स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों ही क्या होंगी? इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। क्यों इंक्रीज हो जाती है बच्चे? ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और वो इंक्रीज डिक्रीज से, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डिक्रीज से ओवरकम कर जाता है। समझ में आया? नोट डाउन कर लो बेटा। अब थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं। ये तो जस्ट आपका क्वालिटेटिव है, आपने कहा डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली निकालें कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी, तो देखिए क्या होगा। कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंडक्टेंस बिहेवियर होगा? देखो, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स है बेटा, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। पहले हम स्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ लेते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए, पूरा ओवरऑल स्टडी करने से पहले इसका बेसिक समझ लीजिए, बहुत इजी है बेटा। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये आयंस प्रेजेंट है ना, कैटायन, एनायन, ये सब प्रेजेंट है। इनको मूवमेंट करना है, इनकी मूवमेंट की वजह से ही क्या होगा? कंडक्टेंस जो होगी। तो ये मूव करते हैं, लेकिन क्या है? अपोजिट आयंस है, अपोजिट चार्ज है इनके ऊपर, तो इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। कौन सा? इंटर आयनिक अट्रैक्शन, या आप उसे क्या बोलते हो? ट्रिपल आई, इंटर आयनिक इंटरेक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये छोटा सा रूम है सपोज, और आपको इसमें बहुत सारे बच्चे एकदम क्या करने हैं? रन करने हैं, रनिंग करानी है, रेस करानी है। तो आपस में क्या होगा? इंटरेक्शन, बातें करेंगे, लेकिन आप उन्हें ग्राउंड में लेके जाइए। ठीक है, ग्राउंड में क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा स्पेस है, तो आपस में इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे? उनके वीक हो जाएंगे और वो ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएंगे। तो आपने क्या किया? इनके बीच में इंटरेक्शन था, थोड़ी धक्का मुक्की हो रही थी, तो आपने क्या किया? इस टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है? डाइल्यूशन कर दिया बच्चे। डाइल्यूशन से यही आयन सब पूरे में फैल गए। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो हम मान रहे हैं
100% डिसोसिएशन। दैट इज अगर आपने अभी एग्जांपल NaCl का ले लेते हैं, सपोज यू हैव NaCl है आपके पास, आपने 100 मॉलिक्यूल्स NaCl के लिए 100 के 100 किसमें कन्वर्ट हो गए, आयंस में, Na+ आयन और क्लोराइड में 100% डिसोसिएशन हो गया। तो ये डिसोसिएटेड पहले से ही थे जब कंसंट्रेशन ज्यादा थी, लेकिन उनके बीच में क्या थे, इंटर आयनिक इंटरेक्शन। लेकिन जैसे ही आपने डाइल्यूशन किया, ये इंटरेक्शन क्या हो गए, वीक हो गए। डाइल्यूशन करने में इंटरेक्शन क्या हो गए, वीक हो गए, और अब इनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो गई है। और कंडक्टेंस क्या हुई, अब हम स्पेसिफिकली मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट करेंगे, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये क्या है आपने समझ लिया कि ऐसे ऐसे होता है। लेकिन हम इसे मैथमेटिकली देखें तो एक इक्वेशन आई D/Huckel और सेजर इक्वेशन, D/Huckel और सेजर इक्वेशन। उन्होंने क्या किया, प्लॉट किया लैम्डा mc इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस a√c। देखो ध्यान से देखना बेटा, आपने ये सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, इसकी कुछ कंसंट्रेशन है C। अब आपने जब डाइल्यूशन किया और मान लो आपने मैक्सिमम डाइल्यूशन कर दिया, आपने कितना कर दिया, मैक्सिमम डाइल्यूशन, इससे ज्यादा डाइल्यूशन नहीं हो सकता, मैक्सिमम डाइल्यूशन है। कितना डाइल्यूशन है, मैक्सिमम यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी होगी आप उसे क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टिविटी उसको क्या बोलोगे, लैम्डा m इनफाइनाइट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। तो मैंने आपको क्या बताया, डाइल्यूशन करने पे इंटरेक्शन कम हो गई, कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो जब आपने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया सोल्यूशन को, तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा थी, मोलर कंडक्टिविटी की बात ध्यान रखना। तो ये होगी आपकी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सोल्यूशन की, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे स्ट्रॉन्ग। लैम्डा m इनफाइनाइट विल बी मैक्सिमम कंडक्टिविटी, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, और इसे क्या बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और डिनोट करते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट और लैम्डा m नॉट से। तो देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मैक्सिमम था, तो अगर मैं किसी C कंसंट्रेशन C की बात करती हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं, किसी कंसंट्रेशन पे जो लैम्डा m होगा उसे C से डिनोट कर सकते हैं, ये हमेशा इससे कम आएगा। लैम्डा m इनफाइनाइट से लैम्डा mc हमेशा कम आएगा। ये क्या है लैम्डा mc, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, किसी कंसंट्रेशन C पर मोलर कंडक्टिविटी। बेटा इनफाइनाइटली डाइल्यूट पे मैक्सिमम था, तो जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट नहीं है, कोई कंसंट्रेशन है C, तो कंसंट्रेशन लैम्डा m तो कम ही होगा ना। तो हमने निकाला कैसे, इस इक्वेशन से, D/Huckel और सेजर इक्वेशन, लैम्डा mc, देखो ये लैम्डा इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला बना, लैम्डा mc इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट, ये मैक्सिमम था, इसमें से कुछ हमने माइनस किया, माइनस a√c, तो आपके पास आया लैम्डा mc। अब आपके टर्म्स लिख लीजिए, लैम्डा mc क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, लैम्डा m इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। C is the concentration, C is the concentration of electrolyte, और A क्या है बेटा, A कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, कैसा आपने टाइप लिया है, और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट होता है। NaCl के लिए 1:1 है, इस टाइप से चेंज होते रहते हैं। किसी किसी बुक में A की जगह B कांस्टेंट लिखा होता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू। तो देखो अभी हम मैथमेटिकली देखिए, लैम्डा mc, हम देखें बिहेवियर देखें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C और कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट है। यानी कि इनिशियली आपका सॉल्यूशन था कंसंट्रेशन C पे, आपने कंसंट्रेशन वेरी की, किसे की, उसमें डाइल्यूट करते चले गए, कंसंट्रेशन वेरी होगी, तो
लेमडा एम सी भी वेरी करेगा, और जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया तो क्या मिल गया आपको, लेमडा एम इनफाइनाइट। तो अगर हम प्लॉट करें लेमडा एम सी और रूट सी के बीच में, देखो रूट इन्होंने लिया है मैथमेटिकली करके, ठीक है, हमें रूट के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो आपने क्या किया, इसे अगर हम y एक्सिस माने और इसे x एक्सिस माने, आपने क्या करना है, लेमडा एम सी और रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है, लेमडा एम सी इज इक्वल्स टू लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस a रूट सी। दिस इज y एक्सिस, दिस इज ऑन x एक्सिस, ये है m, ये है c। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या थी, mx प्लस c। दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ओके। ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस है, x के साथ वाला क्या है, इंटरसेप्ट। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू माइनस a रूट c प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट। m इज स्लोप, c इज इंटरसेप्ट। तो अगर आप प्लॉट करेंगे, सपोज आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट कर रहे हैं, तो जब कंसंट्रेशन थी मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इसकी भी कुछ वैल्यूज है। जब कंसंट्रेशन थी सपोज 0.4, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, अंडर रूट का मतलब 1/2। तो आपको कुछ वैल्यू मिली, फिर आपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, फिर कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। तो जैसे आप कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो, आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो जब आपने ये प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिली, स्ट्रेट लाइन मिली, और इसे अगर आप फर्दर एक्सट्रापोलेट करोगे तो ये इस एक्सिस y एक्सिस से जाके मिल जाएगी, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आप इसे बोलेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट। अब देखिए इसका स्लोप क्या है, स्लोप है माइनस a, इंटरसेप्ट क्या है, लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये है इंटरसेप्ट, मैक्सिमम वैल्यू। रिपीट कर रही हूँ, देखो आपके पास है लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस a रूट c, इसे y मान लीजिए, इसे x मान लीजिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c, नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड ड्रॉप ग्राफ आएगा। किसके लिए है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, आपके पास कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया विद नेगेटिव स्लोप। तो अब जब आप इसे एक्सट्रापोलेट करोगे तो आप लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमें मेन क्या पता चला कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सो आप लैम्डा एम इनफाइनाइट दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आया होगा। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। सॉरी बेटा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, आपका थोड़ा सा कट गया है ये, तो मैं ग्राफ को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी अभी, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, ये है आपका लैम्डा एम सी विद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। दिस इज रूट सी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन चेंज करने पर मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, वो इस ग्राफ की हेल्प से हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास कांस्टेंट है a, दिस इज द स्लोप विच इज नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप का डाउनवर्ड ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो हमने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग कंसंट्रेशन है, सपोज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.4, इसमें कुछ हमें वैल्यू मिली लैम्डा एम सी की, फिर क्या थी 0.3, इसमें कुछ वैल्यू मिली, 0.2 पे वैल्यू मिली, 0.1 पे। तो हमने उन वैल्यूज को यहाँ रखा, तो ये हमें ग्राफ मिला। दिस इज द ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, सपोज NaCl, HCl, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो आपके सॉल्व हो गए। क्लियर हुआ। तो आप जब इसे एक्सट्रापोलेट करोगे, एक्सट्रापोलेट का मतलब क्या है, देखिए इसे नोट डाउन कर लेना। एक्सट्रापोलेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि आपके पास ये ग्राफ है, ये इतना, अगर आप स्ट्रेट लाइन है ना, इसे इसी फॉर्म में इंक्रीज करते जाओ, इसे यहाँ, तो दोनों को एक्सट्रापोलेट कर सकते हो। y एक्सिस पे यहाँ वैल्यू मिल सकती है, x एक्सिस पे यहाँ मिल सकती है आपको। तो हमने क्या किया, सिमिलरली हमारे पास एक ग्राफ था लैम्डा एम सी के लिए, ये यहाँ तक ग्राफ था,
तो आपने इसको एक्सट्रापोलेट किया, तो जब ये मैक्सिमम मिला तो ये क्या मिला आपको, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज द बिहेवियर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब हमने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, वीक एसिड, वीक बेस, ये सब है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वीक एसिड, एसिडिक एसिड हो गया CH3COH, NH4OH हो गया, ये सब क्या है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने सपोज कंसंट्रेशन ली C, और उनके लिए C कंसंट्रेशन पे लैम्डा MC कैलकुलेट किया। कैसे करते हो, अभी फॉर्मूला देखा, K × 1000/m। तो आप M निकालते गए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग C निकाला, √C की फॉर्म में। अब आपने क्या किया, C निकाला, लैम्डा M निकाला, C की जगह आपने क्या वैल्यू ली, √C लिया और लैम्डा M की वैल्यू, और इन्हें प्लॉट किया फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए प्लॉट कैसा मिला, ये समझ में आया आपको। जब इनिशियली कंसंट्रेशन कैसी थी, बहुत हाई, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बहुत कम, मोलर कंडक्टिविटी। जैसे ही आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, ये इंक्रीज हुई और सडनली बहुत ज्यादा शार्प इंक्रीज हो गया। इनिशियली जब कंसंट्रेशन थी हाई, C कंसंट्रेशन पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बहुत कम थी। क्यों कम थी, बहुत लेस थी। क्यों लेस थी, बिकॉज आयंस कम थे, वीक है, ये टूट नहीं सकता प्रॉपरली, 100% नहीं टूटेगा, कुछ परसेंट टूटेगा, 10%, 20%। कैसे निकालते हैं, अल्फा से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद है इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, अब भी यूज होने वाला है। अब देखिए, इनिशियली कंसंट्रेशन जब हाई थी तो कंडक्टिविटी कैसी थी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी बहुत लेस थी। जैसे ही आपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो जो इंक्रीज है इसमें मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज है, वो बहुत सडन एंड शार्प इंक्रीज है। देखिए इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज है, इसमें इस कंसंट्रेशन में बहुत फास्ट इंक्रीज हो गया। सो ये प्लॉट किसके लिए है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब कंसंट्रेशन ये है तो आपको मिली इसकी वैल्यू 0.2 कंसंट्रेशन पे थी, थोड़ा इंक्रीज करते देखो, यहां से सीधा यहां जंप किया, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो बहुत ज्यादा शार्प इंक्रीज हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता। जब कंसंट्रेशन हाई थी तो आयंस बहुत कम थे, आयंस कितने थे, बहुत कम, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं बेटा, बहुत कम है, लेस नंबर ऑफ आयंस है। तो जितने आयंस कम है तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, मोलर कंडक्टिविटी। ओके, जब हमने डाइल्यूट किया इसे, सोल्यूशन को डाइल्यूट किया, तो ध्यान रखना डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है। ऑन डाइल्यूशन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं और आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको वीक कर देते हैं और ज्यादा डिसोसिएट होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। तो जितनी ज्यादा डाइल्यूशन करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा। सपोज पहले 10% ब्रेक हो रहा है, फिर 20% डाइल्यूशन करने पे, फिर 40, फिर 60, फिर जब आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं इसे, तो 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। तो याद रखिए, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक, 100% डाइल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% ब्रेक हो जाएगा। तो इसकी कंडक्टिविटी को क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम इनफाइनाइट, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहां तक समझ में आया। क्यों इंक्रीज हुआ है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस बढ़े हैं। अब कंपैरिजन देखिए, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
और एक क्या है आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ परसेंट डिसोसिएट होगा, अल्फा परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देंगे, पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। तो चाहे कंसंट्रेशन सी है चाहे इनफाइनाइट है, ये 100% ही डिसोसिएट होगा। तो जब आयंस तो हमेशा से मैक्सिमम ही थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन जैसे ही आपने डाइल्यूशन किया तो क्या हुआ बेटा, डाइल्यूशन करने पे आयंस के बीच में जो फोर्स है, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस, वो खत्म हो गए। तो वो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं थे, इसलिए जब आपने डाइल्यूशन किया तो आयंस पहले भी बहुत ज्यादा थे, बाद में भी ज्यादा है, जस्ट उनके बीच का जो इंटरेक्शन था, अट्रैक्शन था, वो कम हो गया। तो इंक्रीज हुआ कंडक्टिविटी में, इंक्रीज हुआ मोलर कंडक्टिविटी में, बट इंक्रीज कोई बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत इंक्रीज था। लेकिन जब यही ऑब्जर्व किया गया फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कंसंट्रेशन सी पे ये कुछ परसेंट डिसोसिएट होता है, 10%, 0.1%, 2%, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कौन सा। लेकिन जैसे आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, ये 100% डिसोसिएट हो गया। तो मान लो पहले थे 10 आयंस और अब कितने हैं 100 आयंस, तो आयंस तो बढ़ गए ना, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। इसीलिए जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो इनमें कंडक्टिविटी बहुत शार्प इंक्रीज होता है, इनमें कंडक्टिविटी का इंक्रीज क्या है, बहुत ज्यादा शार्प इंक्रीज है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इसमें बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस समझ में आया। तो जब हमने ये ग्राफ ना देखिए, दोबारा बना दो इसे और अच्छे से समझाने के लिए। देखिए हमने लिया रूट सी, यहाँ लिया लैम्डा एम सी लिया है कंसंट्रेशन K 2000/m। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक वैल्यू यहाँ आई, सपोज दिस इज 0.1, 0.2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का 1/2 रूट सी लिया है। इस तरह से इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है। तो जब एक 0.6 की वैल्यू रूट सी की, तो एक कंसंट्रेशन की वैल्यू मिली, देखो बहुत ऑलरेडी हाई है, ऑलरेडी लैम्डा एम की वैल्यू हाई है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जैसे जैसे आप कर रहे हैं कंसंट्रेशन को कम, तो आपको इंक्रीज मिला, बट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं मिला। अब स्ट्रेट लाइन आए तो किसके लिए ग्राफ होगा, याद रखना हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होगा। यही केस हमने किसके लिए स्टडी किया, वीक के लिए। तो इनिशियली कंसंट्रेशन कम थी तो कुछ वैल्यू थी, अब देखिए ये बहुत कम है। देखिए इसकी इनिशियल शुरुआत हुई है यहाँ से, इसकी शुरुआत हुई है यहाँ से। तो फिर आपने जब इंक्रीज किए, डाइल्यूशन इंक्रीज किया, तो लैम्डा एम सी इंक्रीज हुआ और बहुत सडन इंक्रीज हो गया। तो शेप की कर्व ये आई आपके पास, ओके, शेप की कर्व आपके पास इस टाइप की आई। तो देखिए आप इसे, ये स्ट्रेट लाइन है, इसे बढ़ा सकते हो, यस, इसे बढ़ाओगे तो जहां ये इस पॉइंट पे मिलेगी वो होगा लैम्डा एम इनफाइनाइट, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो कंसंट्रेशन, मतलब इनफाइनाइटली डाइल्यूट है। तो आपको वैल्यू मिल गई है एक्सट्रापोलेट करने पर। इसको लेकिन आप, ये तो पैरेलल लाइन है, ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो आप इसे एक्सट्रापोलेट करोगे तो क्या इससे मैच करेगी, कभी इस पे जाके इंटरसेक्ट होगी, कभी नहीं होगी। तो क्या आप लैम्डा एम इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन? नहीं बेटा, एक्सट्रापोलेट करने पे नहीं होगी। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालने चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे विद एक्सट्रापोलेशन। ग्राफ को एक्सट्रापोलेशन कर दो, एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो, तो आप इसे लैम्डा एम इनफाइनाइट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई ये लाइन। समझ में आया? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, एक तो सिंपल वैल्यू दे देंगे, यहाँ से y = mx + c माइनस mx + c, स्लोप निकाल सकते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल है, इजी है वो, इस टाइप के क्वेश्चन की। दूसरा आपसे पूछा जाएगा, ग्राफ दे देना, आपसे पूछेंगे दो एग्जांपल दे दिए, NaCl और CH3COH या NH4OH। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ किसके लिए, तो NaCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला ग्राफ है, ये किसके लिए, वीक के लिए, तो एसिटिक एसिड और NH4OH के लिए ये ग्राफ है।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा लैम्डा एम इनफाइनाइट किसके लिए नहीं निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, इन दोनों के लिए। समझ में आया? ये आपका है पूरा कंडक्टेंस बिहेवियर है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द डाइल्यूशन। तो हमें लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक नया लॉ आएगा कोलरोश लॉ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है।